हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात की थी। आज अपन आगे उसके बाद करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगा पहले मैं, उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर एंड देन मॉनिटरिंग ऑफ द रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर के भी करवाएंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा दे रखा हो, 10 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी हुए थे, उससे पहले वाले लेक्चर में 10 हुए थे, उससे पहले वाले में 14 हुए थे, इसका मतलब अभी तक अपन ने 34 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक रिलेशन लिखा मैंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T99% जो होता है वो n टाइम्स होता है T90% का, है ना। तो आपको बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। आराम से समझिएगा, आराम से देखिए। T99% की बात करते हैं, इसका मतलब 99% कंप्लीट हो गया, तो पीछे कितना बच गया 1। चलो 1 बच गया है। 2.303 अपॉन K1 लॉग इनिशियल 100 लिया जाए तो फाइनल 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 2 होती है, ये लो। अच्छा T90% की बात करें, 90% होता है 2.303 अपॉन K1 लॉग 90% कंप्लीट हो गया, इनिशियल 100 ले तो लास्ट में 10 बचनी चाहिए, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 1। 2.303 अपॉन K1, तो आपको सीधा ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 का है। इसका मतलब 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% का डबल लगेगा। 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% का क्या लगता है, डबल लगता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए अपन डिराइव मतलब ये बात की है। जब भी 99 का डिजिट हो सामने 90 का हो, तो 99 में जितने 9 होंगे ना उतना ही यहाँ पे वो डिजिट आएगा। 99 में कितने डिजिट है, 2 9 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलर वे में अगर आप ऐसा बोलते हो T99.9%, तो कितने 9 हो गए 3, ये लो। अगर T99.99% की बात होगी तो कितने 9 आ गए 4, ये आ जाएगा। अगर T99.999% की बात होगी तो 5 आ जाएगा, समझ रहे हो बात। और अगर T99 ये होंगे तो 8 आ गए, तो 8 टाइम्स T90% हो जाएगा, समझ गए बात। तो ये बेसिकली ये। अब इसमें हो सकता है आपको डेटा देके क्वेश्चन को डील किया जाए, डेटा देके क्वेश्चन को डील किया जाए मतलब का क्या, 90% की वैल्यू दे रखी हो, 99% की वैल्यू दे रखी हो और फिर क्वेश्चन डील करवाए, बात एक ही है ना। चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखे, मेरे को ऐसा दे दे कि T90% जो है वो n टाइम्स T50% होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात चल रही है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये पूछा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में अपन एक डेरिवेशन किया था, देखे T99.9% जो होता है वो 10 टाइम्स होता है T50% का होता है, और आज मैंने बोला 99.9% होता है 3 टाइम्स T90% का, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो T90% जो होगा वो होगा 10/3 T50%। T90% जो होगा वो कितना होगा 10/3 T50%। बोलो सही बात, बोलिए भैया। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, और देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड मेरे को करवाने थे। ठीक है, और देखे फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की 200 से 100 होने में जो टाइम लगता है वो अगर मान लो 50 मिनट का लगता है, तो 12.5 होने में टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए।
ठीक है, देखो ये हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट नहीं है क्या? 200 से 100, 100 से फिर 50 हुआ होगा, 50 से फिर 25 हुआ होगा और 25 से 12.5 हुआ होगा। हाफ लाइफ टाइम का ही तो कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑर्डर में बताया था हाफ लाइफ टाइम जो होती है, सुनना बात को, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये हाफ लाइफ टाइम है 50 मिनट, तो यहाँ पे भी 50 मिनट का ही टाइम लगना चाहिए, यहाँ पे भी 50 मिनट का ही टाइम लगना चाहिए, यहाँ पे भी 50 मिनट का टाइम लगना चाहिए। तो ये ओवरऑल टाइम कितना हो गया? 150 मिनट। कितना होगा? 150 मिनट। बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। चले आगे करें बात क्वेश्चन की, बोलो। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रारंभिक सांद्रता, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, उसमें प्रारंभिक सांद्रता A0 16 m है, 16 m है, और क्या दे रखा है, एवं अर्धायु काल दे रखा है T हाफ, इतना मिनट है। ठीक है, क्या पूछा है? क्या पूछा है? अभिक्रिया की प्रारंभिक दर ज्ञात करो। और कितने टाइम बाद में पूछा है? 27.72 इंटू 10⁻³ मिनट के बाद दर ज्ञात करो, है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली। कैसे करेंगे बोलो? चले, एक सिंपल सी बात है, टी हाफ दे रखा है, अभिक्रिया की प्रारंभिक दर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो R इज इक्वल टू होगा K1 इंटू ए। प्रारंभिक दर चाहिए तो प्रारंभिक दर के लिए यहाँ पे A0 आना चाहिए, आपको K1 तो चाहिएगा ना। हाफ लाइफ टाइम दे रखा है तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन K1, ये होता है। तो K1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 13.86 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 693 अपॉन 3.86, ये हो जाएगा, है ना? ये आ जाएगा 50 मिनट इनवर्स आ गया। तो R इज इक्वल टू K1 50, इनिशियल कंसेंट्रेशन 16, 800 मोल पर लीटर पर मिनट। अच्छा, ये जो टाइम है वो दो हाफ लाइफ टाइम के बराबर नहीं है क्या? ये वाला जो टाइम दे रखा है वो दो हाफ लाइफ टाइम के बराबर है ना? तो दो हाफ लाइफ टाइम के बराबर अगर अपन बात करें तो अगर इनिशियल 16 है तो एक हाफ लाइफ टाइम के बाद में 8 हो जाएगी, उसके एक हाफ लाइफ टाइम के बाद में 4m हो जाएगा। तो रेट आफ्टर 27.72 इंटू 10⁻³ मिनट के बाद में जो रेट आएगी, k की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 50 इंटू 4 कितनी हो जाएगी? 200 मोल पर लीटर पर मिनट, ये हो जानी चाहिए। बोलो, ये आ जाएगी? कोई दिक्कत है क्या भैया? नहीं? चले आगे, एक लास्ट क्वेश्चन और देखो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और देखो। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, या एक ऐसा बोला है, एक अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया दर 10⁻² मिनट इनवर्स है, तो क्रियाकारक की सांद्रता 20 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम होने तक
कितना समय लगेगा, होने तक कितना समय लगेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया दर, विशिष्ट अभिक्रिया दर जो होता है ना, स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन, ये बोलते हैं के को। क्यों बोलते हैं के को, उसकी बात सुनना कि R बराबर के होता है कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, सभी क्रियाकारक की सांद्रता कितनी हो, 1 हो। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया दर। दर नियतांक विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं, क्योंकि जब सभी क्रियाकारक की सांद्रता 1 होगी, जब सभी क्रियाकारक की सांद्रता 1 होगी, उस कंडीशन में, जब सभी क्रियाकारक की सांद्रता 1 होगी, उस कंडीशन में R इज इक्वल टू क्या होगा, K होगा। समझ में आ रही है बात। चलो, अब इसका मतलब ये K है, तो T हाफ कैलकुलेट कर लो। T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, 69.3 मिनट आ जाएगा। अब आपने कहा सर ये आपने टी हाफ क्यों कैलकुलेट किया, दो, मैंने कहा जब भी मेरे को ऐसा दिखेगा ना 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट चलेगा ही चलेगा। मेरे को ऑब्जर्वेशन देखते ही मालूम चल गया कि हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट लगना, इसलिए मैंने हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर ली। 20 से 10 होने में टाइम कितना लगेगा, हाफ लाइफ टाइम, और 10 से 5 होने में कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ टाइम, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 2T हाफ। 2T हाफ का मतलब 138.6 मिनट। बात क्लियर भैया। ठीक है, ये अपनी ओवरऑल बात हो गई। कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, 5। ठीक है, कुछ मॉड्यूल के करते प्रीवियस ईयर के, जिससे आपको आइडिया चल जाए, फिर अपन आगे बात करेंगे। चलिए, ऑर्डर से रिलेटेड अपनी सारी बात हो गई है, तो अपन ऑर्डर कैलकुलेट करना अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में आ चुका है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। 5 मैंने करवा दिए। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धयुकाल T हाफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर का। पूछा है विशिष्ट वेग स्थिरांक कितना होगा, मीन्स के पूछ रहा है, विशिष्ट वेग स्थिरांक मतलब के पूछ रहा है। ठीक है, सुनना बात को। अपन को मालूम है फर्स्ट ऑर्डर में के जो होता है वो होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हो जाएगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये 1/2 होगा, मीन्स 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है जिसकी हाफ लाइफ टाइम 138 सेकेंड है। ठीक है, मेरे को बोला है कि सांद्रता जो है वो 1.28 मिलीग्राम पर लीटर से कितनी करनी है, 0.04 मिलीग्राम पर लीटर होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ठीक है, हो जाएगा। सुनना बात को, मेरे को आसानी से मालूम चला 128 का आधा होता है 64 का आधा 32 का आधा कितना 16 का आधा 8 का आधा 4, हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट लगेगा। तो देखो
1.28 है, इससे 6.4, 3.2, 1.6, 0.08 एंड 0.04। एक हाफ लाइफ टाइम, 2, 3, 4, 5 हाफ लाइफ टाइम लगेगी, तो टाइम टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स टी हाफ, 138, 40 का 0 4, 15 और 19 का 9 4, 5 और 4 990, गलती हो गई क्या, 690, ये टाइम आ जाएगा। ऐसे देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ठीक है। और बात करें, हाँ जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है, जैसे समझिए क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये बोला है कि एक अभिक्रिया ए से बी के लिए, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, पहले ही करवा देना चाहिए था अपन को। ए से बी के लिए 25 मिनट में अभिकारक की सांद्रता 0.03 से 0.02 हो जाती है, कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो अभिक्रिया की औसत दर कैलकुलेट करो, ये अपन से पूछा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। तो एवरेज रेट चाहिए, तो एवरेज रेट जो होगी वो आर ए के बराबर आएगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 0.03 माइनस 0.02 डिवाइड बाई 25 मिनट है, तो अपन को आंसर किस में देना है, सेकंड में देना है, तो 0.01 अपॉन 150 ये आ जाएगा। अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3, 10 रेज़ टू द पावर -3 आएगा मेरे हिसाब से। और 10 रेज़ टू द पावर -4 में बात करोगे तो ये बनना चाहिए, फिर तो सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 1/15 का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, देखो आराम से। क्वेश्चन नंबर 9, एक अभिक्रिया X कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में, X कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, बोला ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 40 मिनट में X की सांद्रता 0.1 से 0.025 होने में 40 मिनट लगे, तो अपन को पूछ रहा है कि जब सांद्रता 0.01 है तो अभिक्रिया का वेग बताओ। तो इसका मतलब अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, अगर ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अपन को तो चाहिएगा R इज इक्वल टू K1 इंटू ए की वैल्यू दे दी, इसका मतलब K1 चाहिए, है ना। कहीं न कहीं ये डेटा देखो 0. इसको अगर 100 मानते हो तो इसको 25 मानते हो, तो मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम का डेटा है, तो ये 2 हाफ लाइफ टाइम के बराबर है। तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम किसके बराबर आएगा, 20 मिनट के। किसके बराबर आएगा, 20 मिनट के। अपन को आंसर मिनट में ही देना है, तो K1 कितना आएगा, 0.693 अपॉन 20, ये वैल्यू पुट कर दो, 0.693 अपॉन 20 और इसकी वैल्यू 0.01। बस इसको सोल्व कर लो। अगर इसको सोल्व करते हो तो 10 रेज़ टू द पावर ये बन जाएगा -5, 693 अपॉन 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, तो 3.47 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 बन जाएगा। चले आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। आपको दे रखा है कि यदि ए से बी के लिए एक ये रिएक्शन है, इसके लिए वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल प्रति सेकंड, मोलारिटी पर सेकंड है, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। यहां से ये कंफर्म होता है। ए की सांद्रता 5 है, तो बोला 20 मिनट बाद में कितनी होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर तो जीरो हो गया, ये तो मालूम चल गया। अगर जीरो ऑर्डर है तो मेरे को मालूम है A0 माइनस AT इज इक्वल टू K0 इंटू टी, तो लगेगा ही लगेगा। बोलो भैया, अगर ऐसा लगेगा तो ये 5 है माइनस AT, K0 कितना है 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अगर ये सेकंड में है तो 20 मिनट का मतलब हो जाएगा ये लो, ठीक है। तो 5 माइनस 80 इज इक्वल टू, ये 2 जीरो से एक पावर कैंसिल आउट हो गया 12, 12 को 6 से 7.2,
मतलब 0.72, तो 80 बराबर 5 माइनस 0.72 है ना, ये आएगा। अपन से पूछिए बी की सांद्रता कितनी होगी, इसका मतलब आप यहां लिख रहे हो 5 माइनस 0.72, तो इसका मतलब इधर 72 बनेगा, तो सांद्रता ऑफ बी जो आएगा वो कितना आएगा 0.72 एम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रारंभ होने के 10 सेकंड बाद में ये वेग है, और 20 सेकंड बाद में ये हो गया। तो मैं ऐसा बोलूं कि 10 सेकंड में जो है वो रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गए। तो अपन से पूछा अर्धायु काल कितना होगा, तो मैं ये कह रहा हूं अगर 100 लेते हैं तो 25 सेकंड में मतलब 75 होने में कितना टाइम लगता है 10, अगला 10 सेकंड का टाइम इंटरवल और लोगे तो 75 का 25% कैलकुलेट कर लो, इसका 1/4 लगभग 19 हो जाएगा, तो 56 तक पहुंच जाओगे। फिर इसका 25% लोगे तो 14 आ जाएगा, तो 42 पे पहुंच जाओगे। तो 50 तो यहां कहीं पे होगा, इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई 20 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए, 30 से कम लगना चाहिए। ऑप्शन देखो भैया ऐसे दे रखे थे 24.1, 34.1, 44.1, 54.1, तो अपना आंसर 24.1 बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2018 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि अभिक्रिया में सही डिफरेंशिएट कौन है, सही विभिन्नता क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता है। उत्प्रेरित तो आप किसी भी अभिक्रिया को कर सकते हो, गलत है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आएगा, सेकंड ऑर्डर में ए का स्क्वायर आएगा। जबकि ये बोला द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो गलत हो गया ये तो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु ए नॉट पर निर्भर नहीं है, बात सही है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु ए नॉट पर निर्भर होती है, बिल्कुल होगी, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है, तो इसका मतलब थर्ड आंसर अपना सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो 11-12 मैंने बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 13, जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना किया जाए तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल क्या होगा। अगर बात करें जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, जब इसको डबल किया, ए नॉट को डबल किया तो टी हाफ भी तो डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के है। ठीक है, 99% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा टी बराबर 2.303, ठीक है, अपॉन के लॉग 99%, 100 लोगे तो 1 आ जाएगा, तो वहां से बन जाएगा 4.606 अपॉन के, ये बन जाएगा। लो सिंपल सा। कितने क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे, आओ बात करते हैं आगे। तो देखो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड 23-24 क्वेश्चन की अपन ने बात कर ली, 24 क्वेश्चन की बात की है, 10 क्वेश्चन कल करवाए थे, 14 आज हो गए। चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छद्म कोटि अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया।
छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझते हैं बात को। मतलब सूडो का मतलब जैसा अपन सोचते हैं वैसा नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वास्तविक ऑर्डर मतलब एक्चुअल ऑर्डर जो है वो अगर एक्सपेक्टेड ऑर्डर से डिफरेंट आए, मतलब अपन एक्सपेक्टेड करते इतना आना चाहिए लेकिन उससे क्या है भिन्न आए, तो उसे अपन बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी वास्तविक कोटि एक्सपेक्टेड आभासी कोटि या एक्सपेक्टेड ऑर्डर से भिन्न हो, उन्हें छदम प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, या उन्हें छदम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, प्रथम भी नहीं, छदम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें छदम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी वास्तविक कोटि आभासी कोटि से whose actual order is different from expected order, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। एक बात ध्यान रखना, अभी मैं बता रहा हूं, यदि किसी क्रियाकारक को आधिक्य में ले लिया जाए, यदि किसी क्रियाकारक को आधिक्य में ले लिया जाए, यदि किसी क्रियाकारक को आधिक्य में लिया जाए तो अभिक्रिया की दर उस पर निर्भर नहीं करती। यदि किसी क्रियाकारक को आधिक्य में लिया जाए तो अभिक्रिया की दर उस पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, यदि किसी भी आप रिएक्टेंट को एक्सेस में लोगे तो अभिक्रिया की दर जो है वो उस पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। अब समझना इस बात को, ये छदम कोटि अभिक्रिया होती क्या है। जैसे A प्लस बी ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लग रहा था रेट A के ऊपर भी डिपेंड करेगी, B के ऊपर भी डिपेंड करेगी, लेकिन मैंने B को ले लिया एक्सेस में। एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये था, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन माने तो इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये था R इज इक्वल टू के ए इंटू बी। बट आपको मालूम है कि B को आपने एक्सेस में ले लिया, B को अगर एक्सेस में लिया तो एक्चुअल ऑर्डर जो आएगा इसका R वो आएगा K डैश इंटू ए, K डैश इंटू ए। यहां पे जो K है वो द्वितीय कोटि दर नियतांक कहलाता है, क्योंकि इसका ऑर्डर सेकंड है, द्वितीय कोटि दर नियतांक कहलाता है ना। और K डैश जो है इसको अपन बोलते हैं छदम प्रथम कोटि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर दर नियतांक रेट कांस्टेंट, छदम प्रथम कोटि दर नियतांक बोलेंगे। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो छदम प्रथम कोटि का जो दर नियतांक K डैश होगा वो K सेकंड ऑर्डर इनटू जो एक्सेस वाला होगा उसकी कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई आना चाहिए। K डैश जो आएगा वो क्या आएगा, K इंटू क्या आना चाहिए, B के बराबर आएगा। K डैश इज इक्वल टू K इंटू B के बराबर आएगा। बोलो सही बात है, K डैश इज इक्वल टू K इंटू B के बराबर आएगा। ठीक है, छदम प्रथम कोटि दर नियतांक जो आएगा K डैश वो K इंटू B के बराबर आएगा। चले आगे। इसी टाइप से अगर जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की बात करूं, CH3COO C2H5 एस्टर का हाइड्रोलाइसिस अगर H2O एक्सेस में हो तो उस कंडीशन में बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये भी छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसमें रेट जो आएगी वो K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर आएगी।
रेट इज इक्वल टू आएगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर, बस ये आएगा। देखते हैं इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल सिंपल से, और उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन बोला गया कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री अभिक्रिया, एक एलिमेंट्री मतलब एक ही स्टेप में होने वाली, A प्लस बी कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट, इसमें दर नियतांक जो है वो अपन को दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गई, देख लो। जब B की सांद्रता 0.1 m है, जब B की सांद्रता 0.1 m है, तो द्वितीय कोटि का दर नियतांक ज्ञात करो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या होगा ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन को मालूम है कि सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इनटू एक्सेस वाला कौन होगा, जिसकी सांद्रता दे रखी होगी वही एक्सेस में। ठीक है, ये जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर का अपॉन एक्सेस वाली कंसंट्रेशन 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.1। तो सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻³ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यूनिट भी चेंज हो जाएगी, बोलो यूनिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो बात करते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समानांतर प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसके ऊपर आज तक अभी क्वेश्चन तो आए नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है। चलो, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समानांतर प्रथम कोटि अभिक्रिया। समानांतर प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। चलो समझना बात को, इसका क्या मतलब होता है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर, कि एक रिएक्शन जो है उसमें दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो। एक रिएक्शन है जिसमें दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो। अगर जैसे सपोज करो, मैं अगर किसी एल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूं, तो अगर SN1 का मोड भी हो सकता है और SN2 का मोड भी हो सकता है। ये SN1 SN2 के जो दो मोड रहेंगे ये एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। तो उस रिएक्टेंट एक है, उस कंडीशन में प्रोडक्ट दो बनने की पॉसिबिलिटी जब होती है तो उसको अपन बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। अपन को पढ़ना किसके बारे में है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। चलो सुने बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक रिएक्शन ली मैंने A, ये पैरेलली एक तो B में कन्वर्ट हो सकता है और एक C में कन्वर्ट हो सकता है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। बस सीधी सी बात इतनी सी है, ठीक है। ये रहेगा। मैंने क्या किया, इसमें से एक रिएक्शन को ब्रेक किया। ये फर्स्ट रिएक्शन ब्रेक कर रहा हूं कि A कन्वर्ट होता है B में कौन से रेट कांस्टेंट से, K1। तो मैं ऐसा बोलूं A के विलुप्त होने की दर कितनी होगी भैया, इस रिएक्शन के लिए बोलो, इस वाले में विलुप्त होने की दर RA मींस -dA/dt वो हमेशा होती है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 आएगी। तो B के बनने की दर क्या होगी,
बी के बनने की दर क्या होगी, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए, आ गया। ठीक है, अब आप एक सेकेंड रिएक्शन लो, सेकेंड रिएक्शन लो। सेकेंड रिएक्शन क्या दे रखी है, देखो सेकेंड रिएक्शन दे रखी है, ए कन्वर्ट होगा सी में K2 के अकॉर्डिंग, तो वापस यही ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, ए के विलुप्त होने की दर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू ए। अच्छा, बी के बनने की दर क्या होगी यहां पे, सॉरी सी के बनने की दर डीसी बाई डी टी, वो क्या होगी K2 इंटू ए, ये हो गया। ठीक है, ये दो अलग अलग रिएक्शन में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। आगे सुनना बात को आराम से, आगे आराम से सुने। अब अगर मैंने इसको दो रिएक्शन में स्प्लिट कर दिया तो ए तो 2 मोल, अगर ए यहां पे टूटता है 3 मोल इधर टूटता है, तो ए ओवरऑल विलुप्त कितना हुआ, 2 + 3 5 ही तो होगा। पहली रिएक्शन में ए के 2 मोल टूटते हैं, दूसरी रिएक्शन में ए के 3 मोल टूटते हैं, तो ओवरऑल ए तो 5 टूटा ना, तो ए के कुल विलुप्त होने की दर, ए के कुल विलुप्त होने की जो दर आएगी माइनस डी ए बाई डी टी ओवरऑल, वो इन दोनों रिएक्शन को जोड़ा जाए क्या, K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए, तो ओवरऑल आएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये आएगा। अगर ऐसा आता है तो सुने, अपन को तो ऐसा लिखना चाहिए था माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ओवरऑल, इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट अगर के है तो कंपेयर करें, तो के ओवरऑल जो होगा वो होगा K1 प्लस K2, इसके बराबर आएगा भैया, के ओवरऑल इज इक्वल टू K1 प्लस K2, इसके बराबर आएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये ओवरऑल आ जाएगा, ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, आप एक काम करें, डीबी अपॉन डीसी करें, डीबी अपॉन डीसी करोगे मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो K1 अपॉन K2 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू K1 बाई K2। एक काम करो, दोनों साइड एक ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी, ये प्रोडक्ट हो गया टोटल K1 प्लस K2 अपॉन K2। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। तो मैं ओवरऑल ऐसा बोलूं, परसेंटेज ऑफ सी इन प्रोडक्ट मिक्सचर, किसमें बात कर रहा हूं, उत्पाद मिश्रण में, ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं, उत्पाद मिश्रण में परसेंटेज ऑफ सी इन प्रोडक्ट मिक्सचर, तो वो क्या होगा, सी अपॉन टोटल प्रोडक्ट कौन होता है, बी प्लस सी इंटू 100, ये किसके बराबर होगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 के बराबर होगा। बोलो, यही तो होगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसी टाइप से परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट मिक्सचर जो होगा वो किसके बराबर आएगा, K1 इसका रेट कांस्टेंट अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। मैं तो आपको ओवरऑल बात एक ही कहता हूं, मैं आपको ओवरऑल बात एक ही कहता हूं, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट वही ज्यादा बनेगा, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा पैरेलल रिएक्शन में प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा उस वाली रिएक्शन का बनेगा। अगर बी K1 ज्यादा है तो बी ज्यादा बनेगा, K2 ज्यादा है तो सी ज्यादा बनेगा। सिंपल से एक दो क्वेश्चन की बात डील करते हैं अपन। करे बात करें, चलो दो क्वेश्चन की बात करता हूं। पहला क्वेश्चन, एक ए है,
ये A1 में टूट रहा है रेट कांस्टेंट K1 से, पैरेलली A2 में ब्रेक होगा K2 से, पैरेलली A3 में जाएगा K3 से, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो लास्ट में जाके AN में ब्रेक होगा अकॉर्डिंग टू Kn। मेरे को पूछे माइनस dA/dt कितना होगा, एक तो, और सेकंड अगर पार्ट मेरे से ऐसा पूछ लिया जाए, अगर सेकंड पार्ट मेरे से पार्ट पूछ लिया जाए dA1/dt कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये ओवरऑल विलुप्त होने की दर है, तो ओवरऑल विलुप्त होने की दर जो होगी वो K1 प्लस K2 प्लस K3, सॉरी इसको ऐसे करो, ये K करो, एक मिनट भैया रुक जाना, ये K करो, ये 2K करो, ये 3K करो, तो ये NK करो, ये 2K हो जाएगा, ये 3K हो जाएगा, इस साइड से NK इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा, ठीक है। ये K प्लस 2K यहां से ले लो, K कॉमन इंटू A कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n टाइम तक का सम है, n टाइम तक का सम मालूम है ना, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू K इंटू A, ये ओवरऑल A के डिसअपीयरेंस होने की रेट आ जाएगी। अच्छा dA/dt चाहिए, A1 का चाहिए, A के अपीयर होने की दर K इंटू A हो जाएगा सीधा। इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो ये, A कन्वर्ट हो रहा है B और C में, इसका K1 जो है वो है 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और इसका K2 है 0.3 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। उत्पाद मिश्रण में C का प्रतिशत ज्ञात करो, उत्पाद मिश्रण में C का प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपन सिंपल सा क्या करेंगे, अपन सिंपल सा एक काम करेंगे, इसको हटाओ भैया और इसको करो 10⁻⁻3, ये दोनों कॉमन हो गए। तो मैं तो बोल रहा हूं, अभी मैंने समझाया था ना, जिसका K ज्यादा होगा उतना ही वो प्रोडक्ट मिक्सचर में ज्यादा बनना चाहिए, जिसका K ज्यादा होगा वो उतना ही प्रोडक्ट मिक्सचर में क्या बनना चाहिए, ज्यादा। तो मैं तो सिंपल सा ये बोल रहा हूं, कि प्रोडक्ट मिक्सचर में जो है वो C ज्यादा बनेगा, और कितने गुना बनेगा, 2 का 3 है इधर, तो 1.5 गुना ज्यादा बनेगा, मतलब 60% होना चाहिए। अब आपको C का परसेंटेज चाहिए, तो सीधी सी बात है, ये हो गया 3/2 प्लस 3 इंटू क्या करोगे 100, 10⁻³ हटा दिया मैंने, तो 3/5 इंटू 100 कर लो, 60% ही आएगा। बोलो आएगा 60% या नहीं आएगा, बताओ। ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई अपनी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब अपन बात करेंगे अभिक्रिया को दाब के पदों में, अभिक्रिया की दर दाब के पदों में, क्योंकि दाब वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक अपन ने, है ना। अभिक्रिया की दर दाब के पदों में, उसको समझते हैं, मॉनिटरिंग। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया की दर दाब के पदों में। अभिक्रिया की दर दाब के पदों में, रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सुनना बात को, दाब के पदों में तो तभी आप व्यक्त कर पाओगे ना जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो गैसीय स्टेट में हो, अदरवाइज आप कैसे लिखोगे फिर, है ना। तो इसके लिए कंडीशन ये गैसीय रिएक्शन होनी चाहिए। अगर गैसीय रिएक्शन होती तो अपन को मालूम है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, सही बात। P इज इक्वल टू N/V RT होता है, ठीक है। N/V को अपन लिखते हैं CRT, तो dP/dt जो होगा वो होगा dC/dt इंटू RT।
तो अगर चेंज इन कंसंट्रेशन डीसी बाई डी टी जो होगा वो 1/RT dP बाई डी टी होगा, एक तो। अच्छा डीसी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी एन बाई वी, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डीसी बाई डी टी जो होता है सांद्रता में परिवर्तन की दर, वो 1/RT dP बाई डी टी के बराबर भी होगा और 1/V dN बाई डी टी के भी बराबर होगा। अगर रिलेशन पूछे तो ये रिलेशन रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इसका यूज वगैरह कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वगैरह, 2-3 क्वेश्चन लेके अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मेरे को ऐसा बोले एक अभिक्रिया की दर 300 केल्विन ताप पर 0.2 मोलारिटी सेकंड इनवर्स है, तो दर को एटीएम पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। दर को किस में कैलकुलेट करना है, एटीएम पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको डीपी बाई डी टी कैलकुलेट करना है। अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट क्या करना है, डीपी बाई डी टी। तो अपन को मालूम है कि आरटी डीसी बाई डी टी के बराबर होता है, बोलो। ये देखो यहां से रिलेशन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आरटी, आर कितना है 1/12, ये 300 और कंसंट्रेशन किसमें दे रखी है 0.2, कितना हो जाएगा 25 इंटू 0.2, 5 एटीएम पर सेकेंड। ये लो, अभिक्रिया की दर एटीएम पर सेकेंड में जो आएगी वो 5 एटीएम पर सेकेंड आ जाएगी। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें। एक नॉर्मल रिएक्शन दे रखी है, ए गैस कन्वर्ट हुआ बी गैस प्लस हाफ ऑफ दी सी गैस में। यदि प्रारंभ में दाब 100 mm Hg है और 5 मिनट पश्चात कुल दाब 120 mm ऑफ Hg हो जाए, तो अभिक्रिया की औसत दर ज्ञात करो। यहां पे ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि ये 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपन को, औसत दर ज्ञात करनी, ठीक है। अपन को मालूम है t बराबर 0 पे ये 100 है, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। इसको मैं 100 माइनस x या 100 माइनस p लिखूंगा, तो इधर p आएगा, इधर p/2 आएगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, बोलो भैया। टोटल प्रेशर हो गया 100 माइनस p प्लस p/2, तो ये हो जाएगा 100 प्लस p/2 इज इक्वल टू 120। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 40 mm ऑफ Hg, ये आ जाएगा 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं रेट, तो वो होगा dP बाई dt। dP बाई dt की बात करें तो कितना हो गया, 100 से पीछे लास्ट में 40 डिकम्पोज हो गया, तो इसका मतलब चेंज इन प्रेशर 40 डिवाइड बाई टाइम 5, 8 mm पर मिनट, 8 mm पर मिनट, ये अपना आंसर आ जाएगा। 8 mm पर मिनट, ये अपना आंसर आ जाएगा, बोलो सही बात। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कर लो, हाँ तो इसकी और इसकी रेट तो बराबर आएगी, तो इसका भी 40 डिवाइड बाई इसकी रेट का डबल आएगी एवरेज रेट, तो इसका आएगा 20 का डबल कर देना 40 आंसर आ जाएगा। एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन लेके बात करते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2B गैस प्लस C गैस में। अपन को ये बोला T बराबर 0 पे कुल दाब P नॉट है और T इक्वल टू T टाइम पे P जो है वो P टोटल है, तो इस अभिक्रिया का K1 ज्ञात करो। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जिस टाइप से K1 का जो आप फॉर्मूला लिखते हो, K1 का आप जो फॉर्मूला लिखते हो 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT, ये कंसेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब तुम लोगों को प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पुट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्या पुट करना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट पुट करो। स्टार्टिंग प्रेशर इसका P0 है, ये 0 ये 0।
अगर पी नॉट माइनस एक्स करोगे तो यहाँ 2x आएगा और यहाँ x आएगा, तो p टोटल किसके बराबर हुआ, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो यहां से x की वैल्यू आ गई pt माइनस पी नॉट डिवाइड बाई 2, आ गई x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू ही आई तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, पी नॉट माइनस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा 3p नॉट माइनस pt डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू वहां ले जाके पुट करे तो k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t लॉग इनिशियल प्रेशर p नॉट अपॉन 3p नॉट माइनस pt डिवाइड बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। समझ में आई बात, बोलो। ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन को डील करनी थी। तो आज वाले लेक्चर में अपने 20 क्वेश्चन किए हैं और अभिक्रिया की दर को दाब के पदों में स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक की अपनी बात हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑर्डर डिटर्मिनेशन करने के मेथड पढ़ेंगे, 6-7 मेथड, और उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एक तो वो, और उसके बाद में अपन कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, 2 टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्या, कि कौन कौन से फैक्टर है जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।